Hello students, welcome to our APS classes, and as all we know that this is our foundation course, and this foundation course is specially for the students from 9th to 12th. And dear students, in our today's video we will discuss about or solving the sample paper for class 10th regarding the subject science, and today we will discuss important 20 MCQ questions or objective questions related with your science subject. So let us start with our objective questions for class 10th, and there are 20 important objective questions or MCQ questions related with your second term examinations. And remember one thing, this syllabus is common for all the boards, either state board or the CBSE board. तो अब बेटे हम शुरू करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आपके फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं दे आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस, एंड द वेटेज ऑफ द मार्क्स इज 20 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन का जो होगा वो 1 मार्क्स होगा, और टोटल आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और 20 क्वेश्चंस के जो होंगे वो 1 मार्क्स होंगे। तो टोटल जो आपका वेटेज बनेगा इस पार्ट ए का, जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो रहेंगे आपके 20 मार्क्स के। सो बेटा हियर क्वेश्चन 1 carries 1 to 20 and each question carries 1 marks. So total 20 questions and the weightage of the marks is 20 marks. So beta, let us start with our first question, and your first question is propanone has the functional group. अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि propanone has the functional group. Propanone, सबसे पहले हमें अगर फंक्शनल ग्रुप को जस्टिफाई करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है। उसके बाद हम जाएंगे चेन लेंथ के ऊपर कि जो आपका वर्ड रूट है, वर्ड रूट में आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो चेन में कितने प्रेजेंट है। तो प्रोपेनॉन मींस बेटा द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन केस ऑफ prop, that is 3 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ prop। उसके बाद बेटे हम जाएंगे AN, दैट इज लिंकेज। लिंकेज कौन सी होगी बेटे इसमें आपकी? लिंकेज आइदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। AN अगर लिंकेज आपकी सिंगल बॉन्ड की है तो आपका एन, डबल बॉन्ड की है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। यहां पर AN है तो दैट मींस आपकी लिंकेज जो है वो सिंगल बॉन्ड की है। उसके बाद ओन, फंक्शनल ग्रुप ओन जो है वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बिलोंग करता है? OH जो है इट इज योर अल्कोहलिक ग्रुप। ये कौन सा है बेटे आपका? अल्कोहलिक। सेकंड CHO, इट इज योर एल्डेहाइडिक। ये जो फंक्शनल ग्रुप है आपका कौन सा है? एल्डेहाइडिक। C डबल बॉन्ड O, इट इज योर कीटोनिक ग्रुप। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। COH, इट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब बेटे हमें ये जस्टिफाई करना है कि प्रोपेनॉन जो है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। OH आपका अल्कोहलिक ग्रुप है, CHO आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O जो है इट इज योर कीटोनिक ग्रुप, एंड COH इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो प्रोपेनॉन जो है बेटे उसका जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज C डबल बॉन्ड O। इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोपेनॉन। सो C डबल बॉन्ड O, CH3, CH2 and CH. So this is the formula of propanone. So this is the right answer. Propanone has the functional group C double bond O. Now shift to the question number 2, and your question number 2 is, this is the organic compound such as CH, H, H, C, H, H, C, H, H, C, H double bond O. So this is the organic compound and having the formula either butanone, butanol, butanol and butane। सब में जो आपका वर्ड रूट है दैट इज ऑफ ब्यूट। दैट मीन्स चेन लेंथ जो होगी वो होगी आपकी 4 कार्बन की, 1 2 3 4। आपके वर्ड रूट जो है उसमें आपकी जो चेन लेंथ है कार्बन एटम्स की दैट इज ऑफ 4। तो आपका वर्ड रूट क्या हो गया? ब्यूट। अब उसके बाद बेटे हम जाएंगे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर।
ओन जो है आपका फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कीटोनिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ C डबल बॉन्ड O नहीं है बेटे, तो ब्यूटेनॉन आपका गलत है। ब्यूटेनॉल यहाँ पर आपका अल्कोहलिक ग्रुप भी नहीं है, सो अगेन दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ब्यूटेनल, ब्यूटेनल में जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है दैट इज CHO, दिस इज द एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटे CHO, सो दिस इज द एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि ये जो फॉर्मूला है वो कौन से कंपाउंड का है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ब्यूटेनल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ब्यूटेनल। ब्यूटेनल का ये फॉर्मूला है। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन में जो हमारी लिंकेज होगी दैट इज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ बेटे कहीं भी आपको ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो ये जो फॉर्मूला है, जिस कंपाउंड का फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला इज ऑफ ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल का ये फॉर्मूला है, सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 3 एंड योर क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इज। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है बेटे दैट इज COOH, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको इसमें से जस्टिफाई करना है कि सबसे सिंपलेस्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है। सबसे पहले सिंपलेस्ट में हमारा जो चेन लेंथ होगी किस चीज की बेटे, कार्बन की, वो होगी एक कार्बन की, ठीक है, वो आपका क्या होगा सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम करते हैं HCHO, दिस इज फॉर्मिक एसिड। सेकेंड इज एसिटिक एसिड CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला बेटे दैट इज COOH बॉन्ड COOH, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। आफ्टर दैट एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड में बेटे चेन लेंथ जो होगी आपकी 2 कार्बन की होगी एंड सो दिस इज योर एथेनोइक एसिड, जिसमें चेन लेंथ 2 कार्बन की होगी, वो आपका कौन सा एसिड है, एथेनोइक एसिड। अब इसमें हमें सबसे सिंपलेस्ट आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जस्टिफाई करना है। एसिटिक एसिड में चेन लेंथ जो है आपकी 2 कार्बन की है बेटे, ठीक है। उसके बाद आपका ऑक्सैलिक एसिड है, उसमें भी चेन लेंथ 2 कार्बन की है। एथेनोइक एसिड में भी चेन लेंथ 2 कार्बन की है, जबकि जो इसका फंक्शनल ग्रुप है ओइक एसिड का COH वो सब में कॉमन है, पर जो इसमें हमारा सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा दैट इज फॉर्मिक एसिड, formic acid, and this is the formula of formic acid. So formic acid is the right answer. Simplest carboxylic acid is formic acid, not acetic acid, not oxalic acid, and even not ethanoic acid. But the simplest carboxylic acid is formic acid. Now shift to the question number 4, and your question number 4 is question number 4 जो है बेटे आपका, इसको हम इरेज कर देते हैं, and the question number 4 is, read the question number 4, A, B and C. A, B and C are the elements of Döbener strait. 3 elements दिए गए हैं and the name of the elements are A, B and C. All these are the elements of the Döbener strait. If atomic mass of A is 7, अगर एक element A का atomic mass 7 है and C is 39 and the second one is C is 39, then the atomic mass of B. तो अब हमें क्या जस्टिफाई करना है कि जो atomic mass है B का वो क्या है। तो जो Döbener strait था उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो सम होगा 2 एलिमेंट्स का, सपोज सम ऑफ एलिमेंट्स A and C that is equal to the sum total of the average atomic masses of the 2 elements. अब 2 एलिमेंट्स हमारे कौन से बेटे, A that is 7 and C is 39 divided by 2. 39 plus 7 is equal to 46 divided by 2. 2 2s are 4, 2 3s are 6. So हमारा जो एटॉमिक मास होगा B का बेटे, एटॉमिक मास ऑफ B वो कितना आ जाएगा बेटे, is equal to 23. So here this is the right answer. Options दी गई थी आपके पास 11, B 12, C 46 and D is 23. So Döbener strait के अकॉर्डिंग जो हमारा सम टोटल होगा 2 एलिमेंट्स का that is equal to the average atomic mass of the third element. तो हमारा जो थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास है that is 23.
23. So here the atomic mass of the B is 23. This is the right answer. Now shift to the question number 5, and your question number 5 is beta, what is the basis of the modern periodic table? What is the basis of the modern periodic table? So the modern periodic table is the basis of the modern periodic law. जो हमारा बेस था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, दैट इज द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? नंबर 1 is atomic size, second one is electronegativity, third is atomic mass, and the fourth one is atomic number. So the modern or long form of the periodic table is based on the modern periodic law. तो चाहे वो मॉडर्न था या लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल था, द मॉडर्न और द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज टोटली बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. सो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बेस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, बेटे ऑप्शंस दी गई हैं आपके पास. एटॉमिक साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एटॉमिक मास है एंड एटॉमिक नंबर है. सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज. जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो जो है आपके पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं और 7 जो है दैट आर हॉरिजॉन्टल रोज. तो उसके अकॉर्डिंग बेटे आप जस्टिफाई करें क्या चीज होगी कि बेस क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का. तो जो बेस था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, दैट इज नॉट एटॉमिक साइज, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉट एटॉमिक मास, बट द बेस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर जो आपके पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको जो कैटेगराइज किया गया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, दैट इज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, उस बिहाफ पर जो है वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था पीरियोडिक टेबल में. सो दिस इज द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज एटॉमिक नंबर. दैट मीन्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट इज टोटली बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक साइज, नॉट एटॉमिक मास एंड इवन नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट इट इज टोटली बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6, एंड योर क्वेश्चन नंबर 6 इज एलिमेंट्स ऑफ व्हिच ग्रुप आर नोन एज नोबल गैसेस. नोबल गैसेस, एज ऑल वी नो दैट नोबल गैसेस बिलोंग्स टू द ग्रुप 18. अब हमारे जो ग्रुप शुरू होते हैं वो ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, यहां से शुरू होते हैं हमारे ग्रुप्स, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक. एंड ग्रुप 18 इट बिलोंग्स टू द नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को बिलोंग करता है. कौन से हमारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप के दैट आर नोबल गैसेस? ग्रुप 5, ग्रुप 8, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 18. इनमें से कौन से ग्रुप्स हैं दैट आर टोटली बिलोंग टू द नोबल गैसेस? तो बेटे ग्रुप 5 जो है इट इज नॉट बिलोंग टू द नोबल गैसेस, ग्रुप 8 भी बिलोंग नहीं करता है नोबल गैसेस को, इवन ग्रुप 7 जो है वो भी बिलोंग नहीं करता है नोबल गैसेस को. बट ग्रुप 18, जो ग्रुप 18 है इट इज टोटली बिलोंग्स टू द नोबल गैसेस. ये बिलोंग करता है हमारा किसको? नोबल गैसेस को. अब नोबल गैसेस बेटे कौन कौन सी आपकी शुरू होती है? आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, radon and oganesson. So these are the noble gases that starts from helium, neon, argon, krypton, xenon, radon as well as oganesson. तो इसमें जो आपके नोबल गैसेस होती है बेटे इनको एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया है. क्यों रखा गया है? बिकॉज देयर ऑक्टेट इज फुली फिल्ड. इनकी जो ऑक्टेट होती है वो फुली फिल्ड होती है. देयर इज नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हीलियम. सो एज ऑल वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2 and electronic configuration is 1s2. So here the octet of helium is complete. तो noble gases में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनका जो ऑक्टेट है वो क्या है? कंप्लीट है. सेकंड हमारा कौन सा है? नियॉन है. नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है बेटे दैट इज 10 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6. So s2 and s और p के 8. So here again the octet of neon is complete. तो नोबल गैसेस जो है बेटे they are placed in the separate group. उनको सेपरेट ग्रुप पे रखा गया है because their octet is fully filled. इनका जो octet है वो fully filled है, complete है and there are no valence electrons in this group 18. So here the right answer is group 18. Now shift to the question number 7 and
Your question number 7 is the element with atomic number 11. Suppose the element is having atomic number 11 and it resembles with the element having atomic number. Suppose करो अगर आपके पास एलिमेंट जो है कोई दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है और ये रिजेंबल करेगा किस एलिमेंट के साथ जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं बेटे 10, 19, 24 एंड 35। तो बेटे अगर हमारा जो एलिमेंट 11 है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 1s2, 2s2, 2p, 6 and 3s1. So this is the electronic configuration of element having atomic number 11, 2, 8 and 1. And it resembles with the element having atomic number. अगर हम 10 की बात करें बेटे तो 10 में जो है फुली फिल्ड है, हमने अभी भी नोबल गैसेस का कंसेप्ट देखा, उसमें कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जबकि हमारा जो एलिमेंट 11 है उसमें एक हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो 19 का अगर हम कंसेप्ट देखें तो 19 जो है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा बेटे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 6 plus 2 8, 8 plus 6 14, 14 plus 2 16, 16 plus 2 18 and 4s1, 2, 8, 8 and 1। उसके बाद बेटे 24 है, 35 है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है इट रिजेंबल्स विद द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 19। जिस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर 11 है वो टोटली जिस एलिमेंट के साथ रिजेंबल करेगा हैविंग एटॉमिक नंबर 19 जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उसके साथ एलिमेंट जो है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है वो टोटली रिजेंबल करेगा हैविंग एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19, बिकॉज दोनों में ही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो 1 बच रहा है। 11 वाला जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है उसमें भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहा है और जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 19 है उसमें भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहा है। दैट मींस दोनों के केस में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो उस कंडीशन में जो एलिमेंट हमारा having atomic number 11 का है it is totally resemble with the element having atomic number 19. So here this is the right answer. Now shift to the question number 8 and your question number 8 is regeneration occurs in so बेटा सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि regeneration होता क्या है। The process of action of regenerating or being regenerated। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्या है, अगर हम रीजनरेशन की बात कर रहे हैं तो रीजनरेशन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ बीइंग रीजनरेटेड और बीइंग रीजनरेटेड। तो ये जो है दैट इज द मीनिंग ऑफ द रीजनरेशन एंड द रीजनरेशन अकर्स इन, जहां से रीजनरेशन के केस में ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रीजनरेटेड करते हैं या फिर बीइंग रीजनरेटिंग। उसमें कोई पार्ट जो है अगर वो डैमेज हो जाता है तो डैमेज होने के बाद वहां पर वो नया पार्ट जो होता है वो ग्रो कर जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। कोई पार्ट डैमेज हो चुका है, कट ऑफ हो चुका है, तो उसके बावजूद भी रीजनरेशन की प्रोसेस में वो पार्ट जो होता है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और वो डेवलप कर जाता है। ऑप्शंस दी गई है बेटे, प्लेनेरिया है, स्पाइरोगायरा है, हाइड्रा है एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बेटे जो रीजनरेशन का प्रोसेस है प्लेनेरिया के केस में भी अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, तो उसमें जो उसके नए पार्ट्स जो है वो दोबारा से ग्रो अप कर जाते हैं। स्पाइरोगायरा के केस में भी ऐसे ही है। हाइड्रा में भी अगर कोई पार्ट हमारा डैमेज हो जाता है या कोई पार्ट कट ऑफ हो जाता है तो उसके बावजूद भी हाइड्रा के केस में भी वो नए पार्ट्स होते हैं वो ग्रो अप कर जाते हैं। सपोज दिस इज द डायग्राम ऑफ द हाइड्रा, सपोज दिस इज हाइड्रा, दिस इज द हाइड्रा। तो इसमें से कोई अगर पार्ट कट हो जाता है तो उसमें दोबारा वो पार्ट जो होता है वो क्या कर जाता है बेटे, ग्रो कर जाता है। सो रीजनरेशन अकर्स ऑल ऑफ द अबव, सभी में अकर करेगी, बोथ इन प्लेनेरिया, स्पाइरोगायरा एज वेल एज हाइड्रा, ऑल ऑफ देम contain the process of the regeneration. So here this is the right answer. Now shift to the question number 9 and your question number 9 is loss of reproductive capacity in women after the age of 45 years. Reproduction, the ability to produce young ones is known as reproduction. Reproductive phase, अगर reproduction का process हो रहा है
So definitely sure है कि in that case reproductive phase will occur in case of the women's. Loss reproductive capacity का women's के केस में कब होगा? Either with menstruation, aging, menopause या फिर menarche. Menstruation का प्रोसेस जो होता है that is to be started at the puberty का एज जैसे शुरू होता है between 13 to 14 years के बीच में. मैक्सिमम फीमेल्स के केस में जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस जो होता है वो शुरू हो जाता है. एजिंग जैसे जैसे ग्रो करेंगे ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन का वो अकर करेगा. मेनोपेज इज द प्रोसेस व्हेन द प्रोसेस ऑफ menstruation will be stopped. जहां पर menstruation का प्रोसेस जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, that process is known as menopause. और maximum after the age of 45 years in all the females the process will be stopped and that process is known as menopause. नॉट menarche. मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस भी नहीं होता है जिसमें हमारा रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो जिसमें कि वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते. रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है वुमेन्स की वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है. जहां पर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वुमेन्स की स्टॉप हो जाएगी दैट प्रोसेस इज नोन एज मेनोपेज. नॉट मेंस्ट्रुएशन, नॉट एजिंग एंड इवन नॉट menarche, but that process is known as menopause. So here this is the right answer. So the reproductive capacity will be stopped at the age of 45 years and that process is known as menopause. Now shift to the question number 10 and your question number 10 is in evolutionary terms we have more in common with. We have more in common. Evolutionary terms के बिहार पर अगर देखें तो we have more common in with Chinese schoolboy, chimpanzee, spider as well as bacterium. So in evolutionary term we have more in common with not with the chimpanzee, not with spider and not with bacterium, but in evolutionary terms we have more in common with the Chinese schoolboy and we have more common इसमें जो हमारे evolutionary terms के यहाँ पर देखेंगे तो हमारे में इसमें जो है वो more common जो है चीजें जो है that is more in common with the Chinese schoolboy because we have the both of them belong to the same species that is Homo sapiens. Homo sapiens. Because both we as well as Chinese schoolboy they belong to the same species and that species is known as Homo sapiens and that's why they share the common ancestors. इस बिहार पर जो है वो कॉमन एंसेस्टर्स को शेयर करते हैं. सो इन एवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विद द चाइनीज स्कूल बॉय. दिस इज द राइट आंसर बिकॉज बोथ चाइनीज बॉय एज वेल एज आवरसेल्फ बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सेम स्पीशीज एंड दैट इज होमो सेपियंस एंड दैट्स व्हाई both of them share the common ancestors. So this is the right answer. Now next to the question number 11 and the question number 11 is ozone blanket is present in which of the following layers of the atmosphere? Ozone layer. Ozone layer protects us from the harmful ultraviolet radiations. ये सभी जानते हैं कि जो ओजोन लेयर है it always protects us from the harmful ultraviolet radiations. उनसे हमें ये बचाती है. तो ओजोन जो ब्लैंकेट है it is present in which of the following layers of the atmosphere? Either mesosphere, troposphere, stratosphere as well as thermosphere. So there are 4 spheres of the atmosphere: mesosphere, troposphere, stratosphere as well as thermosphere. So out of these layers of the atmosphere, ozone layer acts as a blanket. So out of these, in which layer ozone blanket is present? Either mesosphere, troposphere, stratosphere as well as mesosphere. So here beta ozone blanket is present out of these layers of the atmosphere, that is in case of the stratosphere. So here ozone blanket is present in stratosphere. Stratosphere में present करता है ozone blanket जो है. Next question number 12. Words are very closely related with the. Words are very closely related with the. Options are fishes, amphibians, reptiles and trilobite. So out of these words are very closely related with. Options दी गई हैं, fishes हैं, amphibians हैं, reptiles हैं या फिर trilobite है.
तो लिविंग रेप्टाइल्स दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड विद द crocodiles. So that's why words they are very closely related with the living reptiles. Not fishes, not amphibians, not trilobite, but words they are very closely related with the living reptiles, because living reptiles they are closely related with the crocodiles. So here this is the right answer, that is the reptiles. Now shift to the question number 13. And your question number 13 is the tools for tracing evolutionary relationship. Evolutionary relationship के लिए कौन कौन से tools जो हैं that are to be traced? Excavating, time dating and studying fossils, determining DNA sequence, and the last one is all of the above. अगर हम evolutionary relationship को डिटरमाइन करने के लिए जिन जिन टूल्स का हम यूज करते हैं, एक्सकेवेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द एवोल्यूशनरी ट्रेस और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, टाइम डेटिंग एज वेल एज कार्बन डेटिंग एंड स्टडिंग फॉसिल्स. दिस इज द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस, इट इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट tool for determining the evolutionary sequence. So here all of them are the correct options for the question number 13, that these are the various tools that are used for determining the evolutionary relationship. That is, one is excavating, second one is time dating, as well as studying fossils, carbon dating, and the DNA, determining DNA sequence. All these are the important tools that are helpful in determining the evolutionary sequence. So here this is the right answer, that is all of the above. Now shift to the question number 14, and your question number 14 is reproductive parts of angiosperms are located in. Reproductive parts are present both in case of the angiosperms as well as in case of the human beings. So here the reproductive parts of the angiosperms, they are located in either flowers, roots, shoots and fruits. Roots, that is located underground, and shoots, they are above the ground. Fruits, they are on the top of the plant, whereas flowers, तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं बेटे आपके एंजियोस्पर्म्स के, दे आर ओनली लोकेटेड इन द फ्लावर्स. फ्लावर्स के केस में जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं एंजियोस्पर्म के वो लोकेटेड करते हैं. सो हियर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द एंजियोस्पर्म दे आर लोकेटेड इन केस ऑफ द flowers, not in roots, not in shoots, as well as not in fruits, but only and only the reproductive parts of the angiosperms, they are present in case of flowers. So here this is the right answer. Now shift to the next question, that is the question number 15. Where should object be placed in front of the convex lens to get real image of the size of the object? Options है a principal focus of lens, at twice the focal length, at infinity, and between the optical center of lens and its principal focus. So there are four options. Where should the object be placed in front of the convex lens to get the real image of the size of the object? Options हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस के ऊपर जो है बेटे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं कर सकते हैं, जहां पर हमें कन्वेक्स लेंस के द्वारा हमें रियल इमेज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज की मिल जाए. इन्फिनिटी पे भी नहीं हम ले सकते हैं, या फिर हम बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस या प्रिंसिपल फोकस के ऊपर भी हम एक जो है एक ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं कर सकते हैं, बट एट ट्वाइस द फोकल लेंथ. ठीक है, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस, जहां से हमें एक रियल इमेज मिल जाए साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की, दैट इज एट ट्वाइस द फोकल लेंथ. सो हियर दिस इज द राइट आंसर, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ. This is the right answer, at twice the focal length. Now shift to the question number 16, and your question number 16 is the refractive index of diamond is. The refractive index of diamond is, तो बेटे refractive index क्या है diamond का? What is the refractive index of diamond? So options दी गई आपके पास 2.42, 2.43, 2.45 and 2.40.
So the refractive index of diamond is 2.42. This is the right answer, 2.42. Next is the question number 17, and your question number 17 is eye lens forms which type of image on retina. जो आई लेंस है वो कौन सी इमेज बनाता है रेटिना के ऊपर? There are special type of the lenses that are present in case of the eye. So here the eye lens forms which type of the image of the retina? Real and direct, real and inverted, virtual and direct, as well as virtual and inverted. तो बेटे जो आई लेंस है वो हमारी जो इमेज बनाता है रेटिना के ऊपर, that not forms a real and erect image, real और erect image को भी बनाता है, not forms a virtual as well as erect image, and even not forms a virtual and inverted image. But the eye lens forms the real and inverted image on the retina. That is real and inverted image. Inverted image on the retina. So here this is the right answer. Real and inverted image. Next is the question number 18. Color of the eye is determined. Color determines the eye determines the various types of the colors. So the color of the eye is determined either with the help of pupil, iris, cornea, and none of these. So eye has a special type of the pigment, and that pigment is known as melanin. Brown colored pigment. So our eyes has a special type of the brown colored pigment, and that pigment is known as melanin. And that's why our eye scatter the various types of the colors of the light. इसी यहाँ पर जो हमारी आई है, it always scatters the various colors of the light. That's why the color of the eye is determined only with the help of a iris. क्योंकि जो हमारी eyes हैं, they have a special type of the brown colored pigment, and that pigment is known as melanin, and that is known as iris. And that's why this iris determines the or scatters the various colors of the light. So here the color of the eye is determined with the help of iris. Next is your question number 19, and your question number 19 is what is the diameter of the eye wall? What is the diameter of the eye wall? What is the diameter of the eye wall? Options दी गई है बेटे 2.0 centimeter, 2.3 centimeter, 4.0 centimeter, and 4.3 centimeter. So here the diameter of the eye wall, that is 2.3 centimeter. 2.3 centimeter. This is the right answer. Next is your question number 20, and your question number 20 is most insensitive part of the eye is. Most insensitive part of the eye is. Options दी गई हैं black spot, yellow spot, cornea and blue spot. So इनमें से बेटे आपको जस्टिफाई करना है कि मोस्ट insensitive part of the eye कौन सा है? Black spot है, yellow spot है, cornea है या फिर blue spot है? So justify this answer. So here beta cornea endowed with the greatest density of the nerve fibers. ठीक है, cornea endowed with the greatest density of the nerve fibers. तो ये जो हमारा cornea होता है, it always endowed with the greatest density of the nerve fibers of any tissue in the body. आपको ये पूछा गया है कि इसमें मोस्ट insensitive part of the eye कौन सा है, तो उसमें मैंने कहा कि cornea it has the capability to endowed with the greatest density of the nerve fibers that are present in the body of any tissue. That's why इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा most insensitive part है eye का, that is not the black spot, not the yellow spot, and not the blue spot, but the most insensitive part of the eye is called as cornea. Because cornea endowed with the greatest density of the nerve fibers that are present
in any part of the body tissue. That's why the most insensitive part of the eye is called as cornea. So here beta we complete 20 important objective questions or MCQ questions regarding with your second term examination that is to be held from 26 March 2022. तो आज जो बेटे है हमने इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो क्लास 10th के रिलेटेड विद योर साइंस सब्जेक्ट के बारे में हमने बनाए हैं एंड जिससे कि आपको फाइनल एग्जाम में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। तो इससे हमारा एकमात्र लक्ष्य जो है वो ये है कि आपको हर तरह से हर प्रकार की जो वो सुविधा मिले जिससे कि आप घर बैठकर जो है वो इजीली उसकी तैयारी कर सके। सो वंस अगेन गुड नाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स।